क्या आपको पता है कि 1920 तक दुनिया में हर रोज़ ब्रश करने वालों की आबादी सिर्फ 5% से भी कम थी। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 1950 आते आते तक ये आबादी 65 से 70% तक बढ़ गई और आज के दिन शायद 5% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो हर रोज़ ब्रश नहीं कर रहे होंगे। इसके पीछे ये एक इंसान जिम्मेदार है जिसका नाम है क्लॉड हॉपकिंस। कौन थे ये? डेंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, अभिनेता थे, राजनेता थे? नहीं बिड़ू, ये एक एडवर्टाइजर थे। तो एक एडवर्टाइजर ने ये परिवर्तन कैसे किया? इसका जवाब इस डायग्राम में छिपा है जिसे कहते हैं हैबिट लूप। हमारी किसी भी आदत 3 चीज़ों से बनी हुई होती है। क्यों? जिसे हिंदी में संकेत भी कह सकते हैं, रूटीन और रिवॉर्ड जिसे हम इनाम कह सकते हैं। हमारी किसी भी आदत रिवॉर्ड से जुड़ी हुई होती है। क्यों? हमें रिवॉर्ड मिलने का संकेत देता है, रूटीन से हम वो पा लेते हैं। हमारी लाइफ ऐसे कई आदतों से बनी है और आदतें ऐसे क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड से बनी हुई है। जैसे ही हम क्यू को देखते हैं, जैसे कि बाइक की चाबी घुमाना, हम रूटीन को फॉलो करते हैं, जैसे कि बाइक स्टार्ट करना, क्लच करके गियर दबाना, लीवर दे के बाइक चलाना, और अंत में हमें रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि टाइम पे ऑफिस पहुंचना। कई बार क्यों ऐसा भी हो सकता है कि आपको मालूम ही ना हो कि इस क्यू की वजह से आप रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और इस क्यू की वजह से आपकी ये आदत है। और यही बात रिवॉर्ड को भी लागू होती है। रिवॉर्ड कभी भी इतना छोटा होता है कि हम उसको इनाम मान भी नहीं सकते, पर उसी के चलते हम किसी रूटीन को फॉलो करते हैं। इस रिवॉर्ड में मुख्यतः हमारी बेसिक ज़रूरियातें होती हैं, जैसे कि खुशी, खाना, नींद, सेक्स, सोशल अप्रूवल। ब्रॉडली इसे 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, खुशी पाना या पेन से बचना। ऐसे कई हैबिट लूप जो हम जाने अनजाने में फॉलो करते हैं, उसी से हमारी आदतें बनती हैं और यही आदतें हमारी ज़िंदगी बनाती हैं। तो इसी बात का इस्तेमाल करते हुए हॉपकिंस ने एक चीज़ को क्यू के तौर पे इस्तेमाल किया, जिसे डॉक्टर्स म्यूसिन प्लाक कहते हैं। सुबह उठते ही अपने दांत पे जीभ फिरने से जो हल्की सी रफनेस फील होती है, वही है ये म्यूसिन प्लाक, जिसको अपने क्लॉड भैया ने फिल्म का नाम दिया और कहा कि ये फिल्म आपके दांतों का लुक बिगाड़ सकती है और मसड़ों को नुकसान कर सकती है। तो क्लॉड भैया ने लोगों को क्यों दे दिया फिल्म, जो कि सबके दांत पे होती है, इसीलिए सबको ये बात सच लगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि उसको आप उंगली से भी निकाल सकते हैं और निकालने के बाद 10 से 12 घंटों में वो फिर से बन जाएगी। और साथ ही क्लॉड भैया ने रूटीन भी दिखा दिया कि उसको हटाने के लिए पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करो और रिवॉर्ड, पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करो और चमचमाती मुस्कान पाओ। तो पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करने से लोगों को रिवॉर्ड भी मिल गया, प्रिटी स्माइल एंड क्लीन माउथ। पर यहाँ क्लॉड भैया को पता था कि यहाँ रिवॉर्ड मिलना नहीं, रिवॉर्ड मिला ऐसा लगना ज़रूरी है। और ये काम किया पेप्सोडेंट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने। पेप्सोडेंट के मैन्युफैक्चरर ने पेप्सोडेंट में एक मिंट फ्लेवर डाल दी, जो कि आज हर एक टूथपेस्ट में पाई जाती है। ये मिंट फ्लेवर मुंह में एक हल्की सी झंझनाहट देता है। इस झंझनाहट को हम क्लीन माउथ से जोड़ देते हैं, तो हमें ये फील होता है कि हमारा माउथ क्लीन हो गया है। और ये बात के चलते पेप्सोडेंट ने सेल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और 1970 तक लगभग पूरी दुनिया ब्रश करने लगी। क्लॉड हॉपकिंस ने जैसे टूथपेस्ट को बेचने के लिए हैबिट लूप का इस्तेमाल किया, आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए इसी हैबिट लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हाउ हैबिट फॉर्म्स। हैबिट बनती कैसे है, ये देखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, जिसमें एक टी शेप के स्ट्रक्चर के एक सिरे पे बॉक्स में चूहे को रखा गया, जिस बॉक्स को पार्टीशन से स्ट्रक्चर के अंदर की ओर खोला जा सकता था, और टी शेप की एक दूसरे सिरे पे चॉकलेट रखी गई। पार्टीशन को ऐसे बनाया था जिससे कि वो लाउड क्लिक साउंड के साथ खुले। पहली बार जब खुला तो खुलने के बाद चूहा इधर उधर जाके खाने तक पहुंच गया और खा लिया। इस पूरी घटना में चूहे के दिमाग में प्रॉब लगा कि चूहे की न्यूरल एक्टिविटी को कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा गया। वो कुछ इस तरह दिखती थी, जैसे ही पार्टीशन खुलने की क्लिक की आवाज़ आती, वो दौड़ के उस कोने में जाता और खा लेता। पर आदत बनने के बाद चूहे की न्यूरल एक्टिविटी कुछ इस तरह दिखती थी। यहाँ पे हम 2 पिक देख सकते हैं, एक क्यू यानी क्लिक की आवाज़ के वक्त और दूसरी रिवॉर्ड यानी चॉकलेट मिलने पर। ऐसा इसलिए है कि हमारा दिमाग हर दफ़ा एक ही चीज़ पे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए हैबिट बनने के बाद दिमाग क्यू मिलने पर किस हैबिट को फॉलो करना है उसके लिए एक्टिव होता है, और रिवॉर्ड मिलने पर एक्टिव होता है कि यस दिस हैबिट स्टिल वर्क्स, ताकि रूटीन के वक्त अपनी एनर्जी कहीं और स्पेंड कर सके। हैबिट्स स्टोर्ड इन बेसल गैंग्लिया
and will never be erased. आदतें दिमाग के बेसल गैंग्लिया नामक एक छोटे से हिस्से में स्टोर होती है। ये वही हिस्सा है जो हमारे इमोशंस से जुड़ा है, और बेसल गैंग्लिया इंजर्ड हुई हो या डैमेज हुई हो, ऐसे किस्सों में लोग फेस एक्सप्रेशन पहचानना जैसी सिंपल सी आदत को भी याद नहीं रख सकते। और एक बात जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बार अगर दिमाग में कोई आदत बन जाती है तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। आप आदत को बदल सकते हैं पर ब्रेन से डिलीट नहीं कर सकते। फोर्थ, क्यू क्रिएट्स क्रेविंग एंड क्रेविंग ऑटोमेट द हैबिट। आदतें जब बन जाती है तो क्यू को देखते ही रिवॉर्ड पाने की क्रेविंग क्रिएट होती है, और ये क्रेविंग के चलते कोई भी आदत ऑटोमेटिक बन जाती है, चाहे वो रिवॉर्ड हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो। इससे हम शराब और जुए की आदत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ज़्यादातर शराबियों को पता होता है कि शराब उसके लिए अच्छी नहीं है, वो बुरी चीज़ है, पर फिर भी वो छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे वो क्यू को देखते हैं, जैसे कि रात का वक्त, कुछ दोस्तों का साथ, स्ट्रेस, वो अपनी एक आदत को फॉलो करते हैं, वो है शराब। उसे पता होते हुए भी कि इससे उसे नुकसान होगा, वो उसे छोड़ नहीं सकता। आगे चलने से पहले अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करो। फिफ्थ, चेंज रूटीन एंड रिस्पॉन्स टू द सेम क्यू। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए सेम क्यू को एक अलग ही रूटीन से रिप्लेस कर दो, जैसे कि सिगारेट को निकोटिन गम से, या वीडियो गेम खेलने को म्यूजिक सुनने से, या सोशल मीडिया को फ़ोन पे बात करने से। अगर आप सेम क्यू को अलग रूटीन से रिप्लेस करोगे तो धीरे धीरे क्यू देखने पर आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। हालांकि ये बोलने जितना इजी है नहीं, तो इसे करने के लिए अगली टिप फॉलो करें। जॉइन द कम्युनिटी हु हैव ऑलरेडी मेड और ब्रेक अ हैबिट। लोग कोई बुरी आदत छोड़ने के महीनों या सालों बाद उसी सिचुएशन का सामना करते वक्त फिर से वो आदत डाल लेते हैं। जैसे कि शराब छोड़ने वाला आदमी आगे चल के दिवालिया हो जाए तो दिवालिया होने के स्ट्रेस से वो फिर से शराबी बन जाएगा। शराब को छोड़ने के लिए आपको बिलीव करना होगा कि आप शराब के बिना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, और वो बिलीव करने के लिए ऐसे ग्रुप, ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करो जहाँ उस हैबिट को छोड़ चुके लोग भी हो। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हो तो नशा मुक्ति का कोई ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ शराब छोड़ चुके लोगों को देखकर आप में मान सकोगे कि उसने शराब छोड़ दिया है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और दूसरा, यहाँ पे सोशल अप्रूवल का इफेक्ट आएगा। आपको उस ग्रुप में शराब छोड़ने के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा, ना कि शराब पीने के लिए। तो आप ये अप्रिशिएशन के लिए, अप्रूवल के लिए भी शराब छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर आपको 6 पैक एब्स बनाने हैं तो जिम ज्वाइन कीजिए। अगर आपको रीडिंग हैबिट डालनी है तो बुक क्लब ज्वाइन कीजिए। अगर आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है तो रीडिंग लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। और ये बात थोड़ी स्पिरिचुअल लग सकती है, पर ये करने के साथ साथ ईश्वर पे, या आप उसे जो भी कहें, एक हायर पावर पे भरोसा रखें, जिससे कि आप ये मान सको कि वो आपकी मदद कर रहा है। कीस्टोन हैबिट, एक आदत जो आपको आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में अच्छा बनाएगी। जैसे कि पी कालागन, एसन ब्लेयर, पीएम डुबर्ट जैसे कई साइंटिस्ट की स्टडीज दिखाती है कि जब लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो अनजाने में ही वे लाइफ के और हिस्सों में भी इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। वे काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं, जंक फूड छोड़कर हेल्दी फूड पे फोकस करने लगते हैं, स्मोकिंग कम कर लेते हैं, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छे से पेश आने लगते हैं। और इन सबसे आगे इन लोगों में स्ट्रेस का प्रमाण भी कम हो जाता है। कुछ और स्टडीज इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि जो फैमिली साथ में खाना खाते हैं उन फैमिलीज के बच्चे फैमिली के साथ ज़्यादा तालमेल में रहते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इनसे भी आगे चले तो कुछ स्टडीज ये भी कहती है कि जो लोग उठ के अपना बिस्तर खुद बनाते हैं वे काम में या स्टडी में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और वे पैसों का सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ऐसा तो नहीं है कि खाना साथ खाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है या बिस्तर बनाने से लोग पैसा बचाना सीख जाते हैं, पर वो शुरुआती बदलाव अच्छे बदलाव की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ऐसी आदतें जो ये चेन रिएक्शन को शुरू कर सके उसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। तो अगर आप अपनी लाइफ में कीस्टोन हैबिट को ढूंढ सको, पहचान सको, तो आप अपनी लाइफ में बड़े स्तर पे बदलाव ला सकते हैं। ये कीस्टोन हैबिट को ढूंढा कैसे जा सकता है? जो भी आदत आपको हर दिन एक जीत का एहसास दिला सके वो आदत आपकी कीस्टोन हैबिट बन सकती है। न्यूरो साइंटिस्ट्स इसे स्मॉल विन कहते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करने से हमें एक चैलेंजिंग टास्क पूरा करने की खुशी मिलती है, बिस्तर बनाने से ऑर्गेनाइज्ड होने का एहसास होता है,
और ये खुशी, ये एहसास एक छोटी सी जीत का एहसास देती है, जो हमें एक और छोटी सी जीत की ओर ले जाती है। और इस चेन रिएक्शन के चलते हम लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। टू चेंज द हैबिट, फर्स्ट आइडेंटिफाई द हैबिट। जब 1600 मेधावी लोगों के एक ग्रुप को एक स्टडी के तहत वो जो भी खाते थे उसका रिकॉर्ड रखने को कहा गया, तब एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। उनको खाने में कोई बदलाव करने को नहीं कहा गया था। उनको सिर्फ ये कहा गया था कि जो भी वो लोग खाते हैं उसका रिकॉर्ड रखना है। स्टडी के शुरू होने के कुछ हफ्तों में ही ये देखने को मिला कि ज़्यादातर लोगों के डाइट में सुधार आ गया है। वे अब जंक फूड की बजाय हेल्दी फूड पर ज़्यादा फोकस्ड है, जबकि ये करने के लिए किसी को कहा नहीं गया था। ये स्टडी दिखाती है कि आदतों को पहचानने के बाद ही हमें उसको बदलने का मोटिवेशन मिलता है। Self-discipline has a bigger effect on academic performance than does the intellectual talent. रिसर्चर्स कहते हैं कि स्कूल में कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा वो सेल्फ डिसिप्लिन के मुताबिक प्रेडिक्ट किया जा सकता है, पर वो आईक्यू के बेसिस पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन वाला स्टूडेंट ज़्यादा आईक्यू वाला स्टूडेंट से आसानी से आगे निकल जाता है। तो आपका आईक्यू चाहे जितना भी हो, स्कूल में चाहे जितने भी मार्क्स आए हो, आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड बना के सक्सेसफुल बना सकते हैं। Willpower is like a muscle. If you use it on non-productive stuffs, nothing left for the productive ones. अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर विल पावर जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, वो कम हो सकता है और खाली भी हो सकता है। अगर आप अपने विल पावर को पूरा दिन ऑफिस में बेकार से कैलकुलेशन करने में खर्च कर देते हैं, तो शाम को घर आके फैमिली से धीरज से बात करने की बजाय आप पत्नी पे चिढ़ जाएंगे। शाम को घर आके आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए जो विल पावर चाहिए था वो आपने ऑफिस के दौरान खर्च कर लिया है। और इसीलिए कई बार हमने ऑफिस में कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की होती, फिर भी हम घर पे आते ही थकान महसूस करते हैं। ये थकान विल पावर मसल की थकान है। विल पावर अगर मसल की तरह थक सकता है तो वो स्ट्रांग भी बन सकता है। किसी एक आदत के लिए हर रोज अपने आप को थोड़ा और चैलेंज करें, जैसे कि एक्सरसाइज। ओवर द टाइम आपका विल पावर स्ट्रांग होता हुआ आप महसूस कर पाएंगे। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि बच्चों को पढ़ने के अलावा कुछ और भी सिखाना चाहिए। 5 साल के बच्चे को आप म्यूजिक क्लास भेज के या डांस क्लास भेज के या बैडमिंटन सिखा के आप बहुत अच्छा सिंगर या डांसर या एथलीट चाहे ना भी बनाओ, पर एक अच्छा विल पावर वाला आदमी जरूर बना सकते हो। अब इस बुक का रिव्यू करते हैं। अनाहत्स बिब्लियोफिलिया सीरीज के हर बुक समरी के अंत में हम बुक का रिव्यू करेंगे कि ये आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। और ये रिव्यू 3 हिस्सों में होगा। फर्स्ट, कंटेंट। कंटेंट कैसा है, कितना ओरिजिनल है, कितना यूजफुल है, कितना इजी टू अंडरस्टैंड है, उसके हिसाब से रिव्यू किया जाएगा। दूसरा, राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल कैसे है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, आपको पकड़े रखते हैं, फ्लो कैसा है, इन सभी के आधार पर रिव्यू किया जाएगा। और तीसरा, एप्लीकेबिलिटी। और क्योंकि ये चैनल एक सेल्फ हेल्प चैनल है, तो इस चैनल पे ज्यादातर बुक समरीज सेल्फ हेल्प बुक की ही होगी। तो किसी भी बुक को आप अपनी लाइफ में कितनी इजीली और कितनी अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसका रिव्यू इस पोर्शन में करेंगे। तो इस बुक का रिव्यू करते हैं। पहला, कंटेंट। पावर ऑफ हैबिट का कंटेंट बहुत अच्छा है। कैसे इंडिविजुअल हैबिट को चेंज किया जा सकता है से लेकर कैसे एडवर्टाइजमेंट के जरिए सोसाइटी की हैबिट्स को शेप किया जा सकता है तक। और इसके अलावा भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस बुक में इंक्लूड की गई हैं, जिसे जानने के लिए आपको इस बुक को पढ़नी ही होगी। तो कंटेंट के मामले में ये बुक 5 आउट ऑफ 5 स्टार है। दूसरा, राइटिंग स्टाइल। वेल रिसर्च्ड कंटेंट के अलावा इस बुक का एक और अच्छा पहलू है इसकी राइटिंग स्टाइल। इसको किस्सों के जरिए इतनी बखूबी लिखा गया है कि बुक नॉन फिक्शन होने के बावजूद आपको फिक्शन होने का एहसास देती है और आप बुक में डूब जाते हो। तो राइटिंग स्टाइल के लिए भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार। तीसरा, एप्लीकेबिलिटी। इस बुक की कुछ बातों को सभी अप्लाई कर सकते हैं, पर सभी बात सबको लागू नहीं होती। और लिखी गई बातों को कैसे अप्लाई करना है, यह सिर्फ एक ही पोर्शन में लिखा है। इसके बावजूद आप थोड़ी देर रुककर अगर सोचें कि बुक में लिखी गई बातों को कैसे अप्लाई करना है, तो आप आराम से उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए एप्लीकेबिलिटी के मामले में हम इसे देते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो हाँ, ये बुक आपको पढ़नी चाहिए
टाइम ना हो तो निकाल कर पढ़नी चाहिए। आपको जरूर कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ही है तो आप वीडियो लाइक तो कर ही दोगे, पर कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये जरूर बताएगा कि आपको ये 9 पॉइंट में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।